कोरोना का असर नदियों के साथ साथ पर्यावरण में भी साफ देखा जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांवासी जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण का असर किस तरह से अब बदलता जा रहा है और नदियों की रूपरेखा अब किस तरह से साफ और सुथरी होती जा रही है। गांवासी जी, न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहिए कि जैसे पहले वातावरण था, मगर लॉकडाउन के बाद वातावरण में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि अब वातावरण पहले जैसे हो गया जो पहले सालों में देखा गया था? ऐसा है कि कोरोना के माध्यम से पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और जैसे मानव की गतिविधियां कम हुई हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है उनकी भीड़ भाड़, उनके उपयोगिताएं वो कम हुई हैं, जिससे कि जल स्रोतों में भी और नदियों के पानी में भी उसका प्रभाव पड़ा है और वह धीरे धीरे स्वच्छ भी होने लगी है। परंतु ये थोड़े समय के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि कोरोना जैसे कम होगा वैसे लोगों की गतिविधि बढ़ेगी और फिर जो है वो प्रदूषण बढ़ेगा और फिर उसकी पानी के प्रदूषण से युक्त हो जाएगा। आज आवश्यकता है कि ये जो हमको आज दिखाई, हम जो अनुभव कर रहे हैं, लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि पानी में असर पड़ गया है और उसमें सबसे बड़ी प्रभाव तो जो नदियाँ बहुत ही गंदी बनी हुई थी प्रदूषण से, जैसे यमुना थी और भी नदियाँ हैं, हेनन थी, वो आज स्वच्छ दिखाई दे रही है। परंतु स्वच्छ तो दिखाई दे रही है, परंतु उसमें जो पर्यावरण के और प्रदूषण के कारण थे वो अभी तो उसमें मौजूद हैं। उनको और साफ होना चाहिए। किस प्रकार से साफ करना है उसकी योजनाएं सरकार को भी बनानी चाहिए और साथ में जनता का जागरूकता होना अत्यावश्यक है। उसको देखना पड़ेगा कि अगर जल स्वच्छ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आज जो लोग ज़्यादातर कोरोना से बीमार हो रहे हैं वही लोग हो रहे हैं जो कि दूषित जल जो पीते थे। आज जो ठीक जैसे पहाड़ों के लोग हैं और पहाड़ों में जो रहने वहाँ कोरोना नहीं फैला है, उन लोगों में फैला है जो बाहर थे। आज यहाँ लोग स्वस्थ हैं और उनको ताकत भी है कोरोना को सहने की। तो इसलिए शरीर को ठीक करने के लिए जो नीचे का पानी है उसको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात और है कि एक तो बहता हुआ पानी है, एक अंडरग्राउंड पानी है जो निचली जमीन के धरती से नीचे से बह रहा है। वो पानी तो आपका ठीक है, परंतु जो आपका जो हमने सेंट्राइजेशन किया है, हमने जो नए नए शौचालय बनाए हैं, उसका हमने बना तो दिए हैं, परंतु उसका ये ध्यान रखा कि उसका गंदा पानी कहाँ जाएगा, किस प्रकार से उसका उपयोग, मतलब उसका डिजाइन ठीक नहीं हुआ है। वो भी एक नीचे ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहा है और उससे भी जो है काफ़ी बीमारियां हो रही है। हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक भाई, हमको शौचालय तो बनाना चाहिए, परंतु उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितनी गहराई तक जाए, क्योंकि हर जगह पानी का लेवल जो अंडरग्राउंड का है वो विभिन्न प्रकार का है। कहीं तो आपके 5 फीट पर ही पानी मिल रहा है, कहीं पर 20 फीट पर, और कहीं जो आपका 100-150 फीट पर पानी पड़ रहा है। उस तरह का डिजाइन आज वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा और उस तरह के आपको शौचालय भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए और फिर आपका जो साबुनीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से डिटर्जेंट आपका पानी में जा रहा है, किसी प्रकार से उसको भी देखना पड़ेगा कि वो डिटर्जेंट जो है वो ग्राउंड वाटर की ओर न जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम जो है ये देख रहे हैं कि A69 से हम पानी पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे योजनाएं बनी हैं, परंतु इस समय लोगों को यह अनुभव हुआ है कि भीड़ भाड़ कम होने के कारण जो है पानी जो है स्वच्छ दिखाई दे रहा है। परंतु अगर ये परमानेंट हल नहीं है, क्योंकि जैसे भीड़ बढ़ेगी फिर हो जाएगा। इसलिए हमको योजनाएं साइंटिफिक बनानी चाहिए। अभी सरकार ने एक नमामि गंगे योजना चलाई है, बहुत अच्छा है कि वो चल रहा है, परंतु उस योजना में केवल घाट बन रहे हैं। तो घाट बनना
ये प्रदूषण को रोकने का माध्यम नहीं है। प्रदूषण तभी होगा जब आपके हर नदी नालों का ट्रीटमेंट हो, उस पर जो है प्रदूषण से मुक्त हो। अगर एक नदी पर आपने घाट बना दे, परंतु उस नदी तो अनेक नालों से बनती है, अनेक छोटी छोटी नदियों से बनती है, जहाँ पानी के गधेरों से बनती है। अगर वो साफ नहीं रहेंगे तो नदी साफ कैसे रहेगी, कितना भी आप घाट बना दो। इसलिए आपका ट्रीटमेंट एक समग्र ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, समग्र रूप लेना चाहिए। और ये भी हमको खुशी है कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अभी प्रदूषण में उसकी परसेंटेज कम है प्रदूषण का, तो इसलिए यहाँ जल्दी आवश्यकता है। और यहाँ हमको काफ़ी सोचनीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ की योजनाएं बननी चाहिए। और जो आपका मैदानी क्षेत्र है उसके लिए अलग योजनाएं बननी चाहिए। और घाटों का निर्माण कम हो, अब वो ज़्यादा करके जो गंदे नाले हैं, जो नदियाँ आ रही है, उनका ट्रीटमेंट करना अत्यावश्यक है। सर, आप 1970 से लगे हुए हैं, लगातार नदियों पर आप रिसर्च कर रहे हैं। मोदी जी की एक टीम थी जो नदियों पर काम कर रही थी, उस पर भी आप, उस टीम में भी आप शामिल थे। तो क्या लगता है आप, जो ये पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कारण मानते हैं आप इस प्रदूषण का? मैं उसमें नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर था, तो उसमें भी हमने ये सलाह दी थी कि भाई आप जो है नदियों को एक मैप तैयार करना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष का। और उस भारतवर्ष में सभी नदियों का जितने भी जल स्रोत हैं, किसी भी प्रकार के जल स्रोत हैं, चाहे वो नदियों का है, चाहे वो आपका वैसे प्राकृतिक जल स्रोत है, आपके जो है अंडरग्राउंड वाटर है, आपके तालाब है, इस प्रकार का सर्वेक्षण करके आपके ग्राम सभा के अनुसार और उनको स्वच्छ बनाने का, उसको प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बननी चाहिए। और उस दिशा में भी काम करना शुरू हुआ था, परंतु इस समय कितना हुआ है ये अभी ध्यान नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि इस ओर भी बहुत बड़ा ध्यान सरकार का हमने खींचा है और उसमें वो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसे ही कम होगा वैसे फिर योजनाओं को भारत सरकार शुरू करेगी। और साथ में ये सरकारी योजनाओं से ज़्यादा आपको नागरिक योजनाएं शुरू करनी पड़ेंगी। नागरिक योजनाएं ज़्यादा चलेंगी तभी जो है आपके सरकारें सफल होंगी और ये हम जल से स्वच्छ जल की ओर बढ़ेंगे। अब एक तब सरकार करेगी तो लोग कहते हैं कि सरकारी काम ऐसा भी है, तो इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। जब ये दिखाया जाता है कि नहीं सरकारी नहीं, ये जो है राष्ट्रीय कार्य है, ये हमारा नागरिक कार्य है, तो लोग उसको जिम्मेवारी के साथ करते हैं और अब करने भी लगे। लोगों को ये पहले तो ये स्थिति थी कि लोग उपभोग करते थे और उपभोग करने में ये समझते थे कि हमारा अधिकार उपभोग करने का है, हमको इसको संभालने का नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों में एक जागरूकता बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि हाँ हम उपभोग तो करेंगे पर इसका संरक्षण और संवर्धन भी हम करेंगे। तो जब नागरिक ये सोचेगा कि इसका संरक्षण और संवर्धन हम करेंगे, तभी आप इस देश को, इस राष्ट्र को और इस दुनिया को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं और स्वच्छ पर्यावरण से आगे बढ़ सकते हैं। सर, नदियाँ बनती हैं ग्लेशियर से। 1964 से आप ग्लेशियर पर काम कर रहे हैं, हिमालय के पथ से आप रूबरू हैं। तो क्या कारण समझते हैं आप कि लगातार ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, जिनका असर नदियों में भी बढ़ रहा है? तो क्या कारण समझते हैं आप कि ग्लेशियर कम होने का कारण? देखो, एक तो लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक कारण जो ऊर्जा हो रही है उसका कारण है, ऐसा एक कहा जाता है। परंतु मैं इसके साथ ये भी देखता हूँ कि जो सोलर सिस्टम है, जो सौर्य गतियाँ हैं, उसमें ग्रह नक्षत्र हैं और सौर्य स्थिति है, पृथ्वी के वो गति है, इसका असर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि खगोलीय घटनाओं को भी और हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल लोग हैं और आप जो इस तरह पर, तो उनको भी वैज्ञानिक रूप से ये अध्ययन करना पड़ेगा कि किन वर्षों में, किस महीने में किस प्रकार से गतियाँ चलेंगी। उसके अनुसार भी अब ये स्थिति आ गई है कि जहाँ वैज्ञानिक केवल ये रोकथाम करने में लगे थे कि प्रदूषण न हो और ग्लेशियर न गले, उसके अनुसार भी अब लोगों को ज्योतिष के अनुसार जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है उसमें है, नासा है, इस प्रकार की जो है
खोजबीन करनी पड़ेगी और उसके अनुसार नए दीर्घगामी जो है योजनाएं बनानी पड़ेगी। अब मैं देखता हूँ जब एक सर्वे हम लोग ने किया था तो उसमें 200 वर्ष पहले जहाँ ग्लेशियर थे वो आज जो है वो बिल्कुल इससे आपके ग्लेशियर मुक्त बन गए हैं और एकदम रॉकेट बन गए। तो इसका अर्थ है कि ग्लेशियर बहुत तेजी से उसमें पिघले हैं। तो इसका कारण कई कारण है, ये मानवीय कारण नहीं है, ये कारण जो है वैश्विक जो ऊर्जा होती हुई है उसके कारण है और उसमें ये होते रहेंगे। परंतु हमको उसी के अनुसार योजनाएं बनानी है, हमारी गतिविधियां उसी के अनुसार, मौसम के अनुसार, खगोलीय घटनाओं के अनुसार और जो मानवीय के कारणों से हो रही है उसके अनुसार हमको योजनाएं बनानी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है कि आज हमारा जो नागरिक है वो सचेत हो गया है, जागरूक हो गया है, उसको भी लगा कि मेरा कर्तव्य केवल उपभोग करना नहीं है, मेरा कर्तव्य उपभोग के साथ साथ इसका संरक्षण और संवर्धन करना भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो हिमालय में पुरानी जड़ी बूटी थी वो विलुप्त की कगार में पहुंच गई है, तो किस तरह से इनको संरक्षित किया जा सकता है? केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, मगर किस तरह से इनको संरक्षण दिया सकता है कि ये जो जड़ी बूटियां हैं फिर से हिमालय में या उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने लगे? देखो, मैं जो करीब 60 वर्ष का अनुभव आपको दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से हिमालय में इकोलॉजी थी वो इकोलॉजी अब डिसबैलेंस हो गई है। जैसे आपका वन ककड़ी थी वो विलुप्त हो रही है, हत्ता जोड़ी है वो विलुप्त हो रही है, डोलो है वो निर्वसी है वो विलुप्त हो रही है। इस प्रकार से अनेक औषधियाँ आपके विलुप्त हो रही है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उसका दोहन हुआ हो, एक कारण ये है कि वहाँ आग लगने से भी हुआ हो, तीसरा कारण यह है कि वहाँ अति ऊर्जा के कारण जो है वो समाप्त हो रही हो। तो ये कारण हैं, परंतु उन कारणों को भी रखते हुए हमको अब फिर जहाँ जहाँ बची हैं उनको उनका पौधारोपण करना पड़ेगा, पौधालय बनाने पड़ेंगे और उसको केवल डेमोस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, केवल उदाहरण नहीं करने होगा कि हमने उदाहरण दे दिया है, ये नहीं। आपको एक विस्तृत रूप से बड़े बड़े जो योजनाएं उसमें बनानी पड़ेगी और उसमें उनका रोपणीकरण करना पड़ेगा, पौधालय बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। और ये अत्यावश्यक भी है। जैसे हिमालय में हजारों फूलों की घाटियाँ हैं, हजारों हैं, और वो उनको हम कहते थे कि वो जो जहाँ ज़्यादा वनस्पति है तो वहाँ कहते थे महौषधि क्षेत्र, महौषधि क्षेत्र थे। अब वो कम होते चले जा रहे हैं। अब वो काम केवल मानवीय गतिविधियों के कारण नहीं हुए हैं, वो जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण वो हो रहा है। तो उसका पहले मैं देखता था कि आज करीब 60-70 वर्ष में हम देखा कि जो जानवर आपके हिमालय में चढ़ते थे, भेड़ बकरियां आदि, वो आज बहुत कम हो रहे, 1% भी नहीं है। तो जो पहले जाते थे उनके गोबर से वहाँ की वनस्पतियाँ हरित फुलित होती थी, आज वो कम हो गए हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा साहब वो तो उनके जाने से खराब होता है, परंतु वो गलत धारणा थी। धारणा यह है कि जब हमारी वहाँ भेड़ बकरियाँ जाती थी तो वहाँ वो खाद होती थी और वो खाद 2-3 प्रकार की होती थी। एक तो उनके पैरों से जो खादें बनती थी और एक उनके गोबर से, 2 खादें बनती थी। और वो आज जो है विलुप्त हो रही है, तो कैसे वो उनको वो मिलेगा, उसको जो ताकत है वो औषधियों को नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब हमको विकसित योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम उनको, सेंचुरीज तो बन रही है और वहाँ के गाँवों को तो हटाया जा रहा है, परंतु ये नहीं कि वो उन गाँवों के रहने से वहाँ वो भी बहुत संरक्षण संवर्धन करते थे औषधियों का, वो उनके वनस्पति का, और वो हो रहे हैं, उनको तो उजाड़ा जा रहा है और वो बैरिन बनते जा रहे हैं और उसके लिए कोई संरक्षण नहीं। इसलिए हिमालय में जो लोग जहाँ सेंचुरी है वहाँ के गाँवों को वहीं रहना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए और वहाँ का जो परिस्थिति है उसको बचाने के लिए हमको काम करना चाहिए। इकोलॉजी को बचाना बड़ा आवश्यक है। अगर इकोलॉजी नहीं बचेगी
तो आपका पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता। पर्यावरण तभी तो होगा जब इकोलॉजी रही। तो इकोलॉजी को हमको ठीक करना पड़ेगा, उसकी तरफ से हमको पुनः विचार करना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेंगी और निश्चित रूप से इस प्रकृति का संरक्षण और समर्थन करने का उत्तरदायित्व मानवों पर है। ये छोटी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके गांवसी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, जिन्होंने साफ किया है कि अगर नदियों और पहाड़ों को बचाना है तो मानव को खुद आगे आना होगा, वरना मानव की दशा भी इस धरती से विलुप्त होती जाएगी। हमने सहयोगी कुलदीप बिष्ट के साथ मैं मुकेश बचेती।